बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डी फेलोस, आज हम जो अहम टॉपिक टेकअप करने जा रहे हैं वो है रेगुलराइजेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, यानी कॉन्ट्रैक्ट पर जो मुलाजिम है उसकी रेगुलराइजेशन का तरीक़ाकार। डियर फेलोस, इस टॉपिक को एड्रेस करने के लिए फॉर योर कन्वीनियंस मैंने 6 क्वेश्चन फॉर्मुलेट किए हैं। पहले वो क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर हम इन क्वेश्चंस के जवाब द पंजाब रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विस एक्ट 2018 और 2 लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में देंगे। जजमेंट्स है 2022 PLC CS पेज 947 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इसी तरह 2021 SCMR पेज 1376। डी फेलोस, जो क्वेश्चन फॉर्मुलेट किए हैं उसका पहला क्वेश्चन है, क्या कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम का रेगुलर होना उसका वेस्टेड राइट है? नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम के रेगुलर होने का कानून ने क्या तरीक़ाकार वज़ा किया है? नंबर 3, क्या वज़ा करदा कानून जो उसके रेगुलराइजेशन का तरीक़ाकार देता है उसमें रिलैक्सेशन दी जा सकती है या उन रूल्स को रिलैक्स किया जा सकता है? नंबर 4, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम की रेगुलराइजेशन प्रोस्पेक्टिव होगी या रेट्रोस्पेक्टिव होगी, यानी उसकी रेगुलराइजेशन उसकी डेट ऑफ इंडक्शन, जब उसे पहली दफ़ा इंडक्ट किया गया उस डेट से होगी, या जिस दिन उसे रेगुलराइज किया गया है उससे प्रोस्पेक्टिवली होगी। नंबर 5, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम की रेगुलराइजेशन के बाद उसकी सीनियरिटी कैसे मुतय्यन की जाएगी? नंबर 6, अगर रेगुलर होने के बाद सिविल सर्वेंट को रेगुलराइजेशन की डेट के मुतल्लिक कोई एतराज हो तो वो कौन से फोरम या जुरिस्डिक्शन को इन्वोक करेगा, यानी वो हाई कोर्ट में जाएगा या सर्विस ट्रिब्यूनल में जाएगा? डी फेलोस, अगर पहले सवाल की बात करें तो इसका सवाल का जवाब है द पंजाब रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विस एक्ट 2018 के सेक्शन 3 के सब सेक्शन 2 के अंदर। इस सेक्शन के अंदर इसकी एग्जैक्ट वर्डिंग पहले मैं पढ़ देता हूं और फिर इस सवाल का जवाब हम लेते हैं। कहा गया, notwithstanding anything contained in the act, the contract employees who have continuously been serving as such for a period not less than 3 years shall be eligible to be considered for appointment on a regular basis if a regular vacancy allocated for initial recruitment is available for regularization. Number 1. Number 2, he is qualified for the post. Number 2. Number 3, he has not been appointed on a special pay package. Number 4, his performance during the period of contract has remained satisfactory and he doesn't opt to continue as contract employee. The fellows, सेक्शन 3 का सब सेक्शन 2 ये बताता है कि जिस कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय ने 3 साल अपनी सर्विस के बीइंग कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय मुकम्मल कर लिए हों और ये जो कंडीशन लगाई गई हैं वो पूरी करता हो तो उसे कंसीडर किया जा सकता है फॉर रेगुलराइजेशन। यहाँ पे उसने जो पीरियड बीइंग कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय गुजारा है, मेयर पासिंग और स्पेंडिंग और सर्विंग पीरियड एज अ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय उसको इंटाइटल नहीं करेगा फॉर द वेस्टेड राइट टू बी रेगुलराइज्ड। हाँ, उसको कंसीडर किया जाएगा आगे, ये सवाबदीद है एम्प्लॉयर की, वो कोई भी अथॉरिटी या डिपार्टमेंट हो सकती है कि क्या वो फिट है टू बी रेगुलराइज्ड और नॉट। ये जो डिस्क्रेशन आप कह लें, सवाबदीद कह लें, दिस लाइज विद द अथॉरिटी। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा डियर फेलोज कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम के रेगुलर होने का कानून ने क्या तरीक़ाकार वज़ा किया है? डियर फेलोज, इसका जो सेक्शन 4 है वो 2 तरीक़ाकार हमें बताता है कि 2 तरह की पोस्ट होती हैं। कुछ थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन लोगों ने इंडक्ट होना होता है, वो उनके मुतल्लिका जिन कवानीन के तहत वो इंडक्ट होते हैं
ये उनकी पोस्ट को अनाउंस किया जाता है उसके अंदर ही बता दिया गया होता है कि ये पोस्ट जो है ये थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन फिल की जाएगी और ये डिपार्टमेंट खुद करेगा। अब इसके अंदर ये है कि अगर एक सीट ने पब्लिक सर्विस कमीशन की रिकमेंडेशन पर फिल होना था और उसको डिपार्टमेंट ने खुद कर लिया है किसी और तरीके से, तो फिर उसको रेगुलराइज करने के लिए दोबारा पीपीएससी की तरफ भेजा जाएगा और पीपीएससी उसको रेगुलराइज करेगी आफ्टर कंडक्टिंग जो भी उनका तरीकाकार वजह वो करेंगे, इंटरव्यू करें या उसका टेस्ट लें। डी फेलोस दूसरा तरीकाकार ये है कि अगर उसको पब्लिक सर्विस कमीशन की थ्रू ही उसने रिकमेंड होना था और उसके थ्रू ही वो बीइंग कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय रिकमेंड हुआ, तो अब जो है वो अथॉरिटी जो पॉइंटिंग है उसकी तरफ रेफर कर दिया जाएगा और वो सिंपल उसे जो है वो रेगुलराइज कर लेगी अपना जो भी क्राइटेरियन उन्होंने मुतय्यन करना है उसके मुताबिक। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर डिपार्टमेंट ने खुद जो है वो करना था लेकिन डिपार्टमेंट की स्क्रूटिनी कमेटी ने उसे करना था और किसी और तरीके से उसे कर लिया गया, तो अब स्क्रूटिनी कमेटी की तरफ उसे रेफर कर दिया जाएगा। स्क्रूटिनी कमेटी उसे क्राइटेरियन मुतय्यन करके उसको रेगुलराइज करेगी। फेलोज आगे तीसरा हमारा क्वेश्चन ये था कि क्या ये जो तरीकाकार वजह किया गया है इसको रिलैक्स किया जा सकता है इसके तरीकाकार को, यानी अगर एक एम्प्लॉय ने जो है वो थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन रिकमेंड होना था, रेगुलराइज होना था, तो अब क्या कोई अथॉरिटी इन रूल्स को रिलैक्स करके उसको डिपार्टमेंटली इंडक्ट कर सकती है या कोई अथॉरिटी खुद जो है वो इसको कर सकती है? तो डियर फेलोज, इस एक्ट के अंदर 2022 के अंदर एक अमेंडमेंट आई जिसका प्रोवाइजो मैं आपके सामने रख देता हूं, जिसके अंदर ये कहा गया कि ये चीफ मिनिस्टर के पास इख्तियार है कि वो रूल्स को रिलैक्स कर सकता है। Provided that notwithstanding anything contained in this subsection and subject to section 3 of the act, the chief minister may, in relaxation of the provisions of the relevant rules in the public interest, specify posts and regularize the services of the contract employees without reference the case to the commission. ये फेलोज अब हमारा चौथा क्वेश्चन जो कि इंतहाई अहमियत का हामिल है और अक्सर दोस्त अहबाब ये सवाल बार बार पूछते हैं कि क्या कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम को जब रेगुलराइज किया जाएगा उसकी रेगुलराइजेशन प्रोस्पेक्टिव होगी या रेट्रोस्पेक्टिव होगी। प्रोस्पेक्टिव से मुराद यह है कि जिस दिन वो रेगुलराइज हो रहा है उसको विद इमीडिएट इफेक्ट किया जाए, यानी फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑनवर्ड्स ही विल बी कंसीडर्ड टू बी रेगुलराइज्ड परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ दैट डिपार्टमेंट फॉर ऑल पर्पसेस। और क्या रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये है कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम जिस डेट वाले दिन उसे इंडक्ट किया था बतौर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के उस पॉइंट ऑफ टाइम से उसे किया जाए। ये फेलोज इसके साथ जो सेक्शन डील करता है इस एक्ट का वो है सेक्शन 6। सेक्शन 6 बड़ा कैटेगोरिकली ये बताता है कि दोनों सूरतों में खा वो डिपार्टमेंट ने उसे हायर किया है या कमीशन के थ्रू वो आया है, उसकी जो रेगुलराइजेशन है वो विद इमीडिएट इफेक्ट होगी, यानी प्रोस्पेक्टिव इन नेचर होगी, रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर नहीं होगी। इस हवाले से पहले मैं ये सेक्शन के रेलेवेंट वर्ड्स पढ़ता हूं और फिर दो लेटेस्ट जजमेंट्स जो मैंने आपके सामने रखी, एक 2022 की है वो तो बहुत ही रिसेंट पास्ट में आई है, उसके अंदर बड़ा कैटेगोरिकल इस पॉइंट को एलुसिडेट किया गया, वो मैं आपके सामने रखता हूं। सेक्शन 6 ये कहता है सब्जेक्ट टू द एक्ट एंड द फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन फॉर रेगुलराइजेशन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी शैल in a case covered under subsection 1 of subsection 4 of the act regularize the service of the contract employee with immediate effect. Dear fellows, यही बात 2022 के अंदर ये जो जजमेंट मैंने आपके सामने रखी ये है PLC, इसकी जो जजमेंट है 2022 PLC CS 1947, ये इसी मंथ की जजमेंट है। इसके अंदर सेम यही केस था, क्वेश्चन जो अंडर डिटर्मिनेशन था बिफोर दी कोर्ट वो यही था
कि क्या जो रेगुलराइजेशन है फॉर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय की वो प्रोस्पेक्टिव इन नेचर होगी या रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर होगी, और इस क्वेश्चन को कौन डिटरमिन करेगा। ये दो सवाल थे, यानी कौन सा फॉर्म डिटरमिन करेगा और क्या रेट्रोस्पेक्टिव होगी या प्रोस्पेक्टिव होगी। पहले सवाल का जवाब देते हुए ये रेलेवेंट पैरा मैं आपके सामने पढ़ता हूं। अदालत ने ये कहा, अदालत उस्मा ने, सुप्रीम कोर्ट ने, दिस कोर्ट हैज हेल्ड इन न्यूमरस प्रोनाउंसमेंट्स that there is no automatic right of an employee to get his her past service rendered on contract basis counted towards regular service or regularization. An employee cannot choose the date when she wishes to be regularized. Regularization is the prerogative of the executive and it cannot be arbitrarily inferred with by the court. Such interferences militates the mandate provided to the High Court under Article 199 of the Constitution and must be exercised keeping in mind the fundamental principle of judicial review and trichotomy of power. Long and satisfactory, let me emphasize on this sentence, long and satisfactory contractual service doesn't confer any right on an employee to claim regularization at all or for the matter from an earlier date. यानी इस जजमेंट के अंदर ये कहा गया कि मेयर सर्विंग एज अ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय सेटिस्फैक्टरीली भी उसको उसका वेस्टेड राइट नहीं बनाता, बल्कि ये जो राइट है दैट लाइज विद द एम्प्लॉयर जिसने उसे रेगुलराइज करना है। और फिर ये इसको तो बड़ा जोर दे के हाईलाइट करके ये कहा गया कि उसकी जो बीइंग कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय जो सर्विस है वो काउंट नहीं होगी टूवर्ड्स हिज रेगुलराइजेशन, यानी ये रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं होगा, प्रोस्पेक्टिवली होगा। यही बात 2021 SCMR पेज 1376 के अंदर ये कही गई कि वी आर अनएबल टू अग्री विद द व्यू टेकन बाय द हाई कोर्ट for the reason that it is by now a settled principle of law that long or satisfactory contractual service doesn't confer a vested right for regularization as conversion from contractual to regular appointment requires statutory support. हाँ, उसको जो right accrue हुआ है after passing 3 years सर्विस बीइंग कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, वो उसको राइट अक्रू हुआ है टू बी कंसिडर्ड बाय द रेलेवेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू बी रेगुलराइज्ड। अब उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उस क्राइटेरियन पे उसको एग्जामिन करना है, इवेल्युएट करना है। अगर वो उस पर पूरा उतरता है तो फिर उसको अथॉरिटी जो है वो रेगुलराइज कर सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि जब वो सिविल रेगुलराइज हो गया तो सिविल सर्वेंट बन गया। अब सिविल सर्वेंट बन के अगर उसको ये एतराज है कि उसका जो रेगुलराइजेशन है वो किसी और डेट से होनी चाहिए थी, जिस डेट से की गई है उससे नहीं होनी चाहिए थी, तो इसी जजमेंट के अंदर अदालत उस्मा ने ये कहा कि हाई कोर्ट ने रॉन्गली एरोगेट की अपने आप को जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन दिस काइंड ऑफ ग्रीवियंस फॉर रिड्रेसल। क्यों? इसलिए कि 212 की जो बार है उससे वो इस पे अप्लाई होती है। इसके रेलेवेंट वर्ड्स में आपके सामने पढ़ता हूं। इवन अदरवाइज आफ्टर द नोटिफिकेशन डेटेड 22/6/15 was issued, the respondents became civil servants and in the facts and circumstances of this case were required to approach the service tribunal for redressal of their grievances given the bar contained in article 212 of the constitution। ये फेलोज ये था रेगुलराइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय जो मैंने आपके सामने रखा। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो तो बाबुल इल्म लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।